हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ मैं आप सभी के लिए क्लास 9th राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 1 विश्वोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ। ठीक है, इसको पूरा चैप्टर आज देखेंगे, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, और आप सभी को कहना चाहूँगा, देखिए आप वीडियो को पूरा देखना, बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो को जब पूरा देखोगे तो चैप्टर समझ में आएगा। हमारा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई समझना नहीं चाहता सब। आप देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर सर जल्दी से वीडियो बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ के आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से क्या है, मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, नोट्स बस आपको बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जब आगे जाके आप आगे जाएंगे 10th या 12th में जाएंगे, 12th में तो आपको ये सोचेंगे ये सब मुझे पता, कितना मज़ा आएगा ये सब पढ़ने का। ठीक है, आगे जाके और जो क्या है बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो पढ़ने का जो मज़ा है इसको ले लीजिए, पूरा एकदम मन से पढ़िए, एकदम समझ के पढ़िए ताकि मज़ा आए, पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, मज़ा लेकर पढ़ेंगे कहानी की तरह तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो क्या है, इस तरह से मत पढ़िए, आप पढ़ रहे हैं इस तरह से पढ़िए कि आप कुछ कहानी पढ़ रहे हैं, मज़े लेकर पढ़िए। ठीक है, स्टडी को एंजॉय करिए, तब जाकर आपको क्या होगा सब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आपको नहीं आने वाला ये चैप्टर। ठीक है, चैप्टर को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, चलिए आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना यार, जैसी आपकी मर्ज़ी। ठीक है बस ये क्या है, बहुत मेहनत से मैं आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ, बस एक ही चीज़ मांगता हूँ आपसे, एक लाइक और थोड़ा सा शेयर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले ये सब बातें लास्ट में करेंगे। पहला हमारा पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ कैसा पढ़ाऊँ मैं आपको। देखिए मैं पहले पढ़ता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, अभी जो छोटा छोटा पॉइंट्स है वो मैं आपको बता ही सकता हूँ, लेकिन पहले मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। चलो पहला थोड़ी गहराई करेंगे। हाँ, ये पढ़ते हैं, पिछली कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में ये सब दिया हुआ है इंट्रोडक्शन, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ के। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली विश्वोत्तर राजनीतिक गतिविधियाँ जो हैं उसका हम परस्परावलंबन क्या होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, परस्परावलंबन क्या होता है, परस्परावलंबन यानी क्या, देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ। ठीक है, परस्परावलंबन मतलब देखिए, अब जो कोई देश है यानी अमेरिका है और एक भारत है। ठीक है, भारत और अमेरिका दोनों का क्या होता है, भारत अमेरिका से कुछ लेता है। ठीक है, कुछ सामान जैसे प्याज मान लीजिए, खैर यहाँ से नहीं लेता वो, वहाँ से नहीं लेता, मान लीजिए वहाँ से प्याज लेता है और बदले में यहाँ से दूध भेजता है, दूध की, ठीक है, दूध भेजता है, तो क्या लेन देन हो रहा है ना। तो मतलब कितना ही बड़ा राष्ट्र हो जाए, ठीक है, अमेरिका एक समृद्ध राष्ट्र है लेकिन उससे भी कुछ चीज़ अपने छोटे जो देश हैं उनसे लेने की ज़रूरत होती है। इसी को क्या कहते हैं, परस्परावलंबन, यानी लेन देन एक दूसरे देश का, अपने देश से या दूसरे देश से। कोई देश आपस में ही जो है वह पूरा समृद्ध नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं हो सकता उसके पास। अब देखिए भारत पेट्रोल रहता है और या तो खाने पीने की जो चीज़ें मसाले हैं वह किसी और देश को देता है। ठीक है, तो मतलब सब देश आपस में कुछ ना कुछ लेते देते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परस्परावलंबन कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। विश्व के सभी देश किसी न किसी कारणों से एक दूसरे, जो पूरे दुनिया में जो देश हैं वे किसी न किसी कारण से जो दूसरे राष्ट्र हैं उनसे कुछ न कुछ लेते हैं या देते हैं। जो सभी देश हैं वह आपस में क्या होते हैं, समृद्ध नहीं हो सकते, सभी चीज़ों में विकसित नहीं हो सकते, वह कभी भी सभी बातों में स्वयंपूर्ण नहीं हो सकते। बड़े राष्ट्रों को भी, जो उनसे छोटे राष्ट्र हैं उनसे भी क्या होते हैं, कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए परस्परावलंबन जो होता है वह क्या होता है, आंतरिक व्यवस्था का अर्थात आज की वैश्विक समस्या का वैश्विक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशिष्ट अंग है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है, परस्परावलंबन यानी क्या, विश्व जो सभी देश हैं वे सभी कारणों में सभी मामले में क्या होते हैं, स्वयंपूर्ण नहीं हो सकते, यानी क्या, समृद्ध नहीं हो सकते, चाहे वो कितने भी बड़े विकसित क्यों ना हो। ठीक है, उनसे तो अपने छोटे राष्ट्रों से भी कुछ ना कुछ लेने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परस्परावलंबन कहते हैं, यानी दूसरे देशों से या किसी की भी ज़रूरत पड़ने पर किसी से लेन देन करना। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं विदेश नीति क्या होता है। विदेश नीति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। विदेश नीति यानी देखिए, अब जैसे भारत है और अमेरिका है, दोनों के देश में अभी देखिए आपको पढ़ के समझा देता हूँ, ऐसा नहीं समझ में आएगा आप लोग को। प्रत्येक राष्ट्र अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार करें इस विषय में नीति निर्धारित करता है। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र जो है, देश है जो है, वह अपने अंतर्गत व्यवहार के लिए तथा अन्य राष्ट्रों से कैसे व्यवहार रखना है इस विषय में क्या बनाता है, नीति निर्धारण करता है, एक नीति बनाता है। ठीक है, जैसे
जैसे बोलते हैं ना चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, ऐसी नीति बनाया जाता है, लेकिन वो चाणक्य नीति नहीं होता है, विदेश नीति होता है, ठीक है। ऐसी नीति को विदेश नीति कहते हैं, ठीक है। भारत की विदेश नीति का हम अगले पाठ में विस्तार में अध्ययन करेंगे, ऐसा लिखा गया है। अगला चैप्टर क्या होगा, उसमें भारत की विदेश नीति बताया जाएगा, ठीक है। विदेश नीति मतलब समझ गए ना आप, विदेश नीति मतलब जो हम दूसरे देश से लेन देन करते हैं या कुछ सामान लेते हैं, उसमें हम कैसे लेते हैं, उनको कितना देना है, कैसे लेना है, कैसा व्यवहार रखना है सामने वाले देश से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, विदेश नीति कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि क्या होती है, ठीक है। हम आज जिस विश्व में रह रहे हैं, ठीक है, पृष्ठभूमि में क्या है, हम आज जिस विश्व में रह रहे हैं उसे अनेक घटनाओं गतिविधियों द्वारा आकार पाया है, ठीक है। हम देखिए अभी भारत में रहते हैं, भारत में देखिए जो भारत का नक्शा है, मान लीजिए वे जिसका जो आकार है, आकार जो है इसका, ये क्या है, बहुत सारी गतिविधियों, घटनाओं, युद्धों द्वारा क्या है, ऐसा बन गया है। कैसे बन गया है, बहुत सारे चीज़ें, क्षेत्र जो हैं भारत में थे वे अलग हो गए, भूटान अलग, समझ रहे हैं ना आप। इराक, जो अफ़गानिस्तान है, या बांग्लादेश मान लीजिए, पाकिस्तान मान लीजिए, सब भारत में थे, लेकिन अभी क्या हुआ, ये सब अलग हो गए हैं। तो ये जो जिस देश में हम या विश्व में जिस जगह पर रह रहे हैं उसे क्या है, विभिन्न घटनाओं द्वारा क्या है, उसका आकार बन गया है, आकार बनाया गया है, ठीक है। इसलिए हमें वर्तमान विश्व को समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान को समझने के लिए हमें भूतकाल का ज्ञान होना चाहिए। पृष्ठभूमि ये हम पढ़ रहे हैं, पिछली शताब्दी 2 युद्ध हुए, ठीक है। 2 युद्ध हुए कब, 1940 से पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तब से लेकर 2 युद्ध हुए। यह हमें मालूम ही है कि ये 2 युद्ध पिछली शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी, ठीक है, बहुत ही बड़ी घटनाएं थी ये तो सबको ही पता होता है। विश्व युद्ध जो हुआ था उनके कारण क्या हुआ, विश्व बदल गया, विश्व में नए प्रवाह, नए विचार आए। इन जो विश्व युद्धों के कारण क्या हुआ है, बहुत प्रकार की घटनाएँ भी हुई थी। जो घटनाएँ से क्या हुआ, बहुत प्रकार का आर्थिक तथा मानसिक, बहुत प्रकार के क्या हुए, जो नुकसान हुए, ठीक है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, आपको इसमें क्या याद रखना है, बस मैं आपको बताता हूँ पहले। इस युद्ध में, यह युद्ध पहली बात कब से स्टार्ट हुआ, इसमें कौन से देश सहभागी थे, किस बात का आर्थिक, किन देशों का क्या हुआ आर्थिक, और क्या किन किन चीज़ों का नुकसान हुआ है इससे, ये बस 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध में। चलिए आपको बताता हूँ पहले प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ रहा, ठीक है। यूरोप के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण देश थे, बड़े बड़े यूरोपीय देश, ठीक है, उसमें क्या थे, शामिल थे। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक व्यवस्था में यूरोप को बहुत महत्व प्राप्त था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में जन तथा धन की हानि हुई थी। प्रथम जो विश्व युद्ध है उसमें बहुत ही प्रकार जो वेपन्स लगे या बहुत कुछ हुआ, बम बारूद, उसमें क्या हुआ, जन धन की बहुत हानि हुई, ठीक है। और पर्यावरण को क्या हुआ, प्रदूषण भी हुआ उससे। युद्ध में सहभागी राष्ट्रों को बड़ा आर्थिक घाटा भी हुआ, इससे सहन करना पड़ा, ठीक है। युद्ध में सहभागी न होने वाले राष्ट्रों को भी युद्ध की मार सहन करनी पड़ी। विजित यानी क्या, जो विजयी राष्ट्र थे तथा पराजित देश, सभी की अर्थव्यवस्था क्या हुई, चरमरा गई। क्यों, क्योंकि वहाँ से बहुत ही प्रकार के जो धन की हानि थी, जन धन की हानि हुई थी बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से देश सहभागी थे, ये देखिए पहले यहाँ पर मित्र राष्ट्र यानी, और मध्यगत राष्ट्र। मित्र राष्ट्र देखिए यहाँ पर ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका, ठीक है। और मध्यगत राष्ट्र यानी क्या, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगेरी, ऑटोमन साम्राज्य, बल्गेरिया, ठीक है। ये सब क्या है, एक मित्र राष्ट्र है, एक मध्यगत राष्ट्र है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब जो देश हैं ये सब क्या थे, वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे का पढ़ते हैं। इस तरह के युद्ध पुनः न हो इसके लिए कोई उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसा कभी सभी राष्ट्रों को लगने लगा था। उसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रसंघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या हल करने हेतु चर्चा तथा समझौता करने का यह एक महत्वपूर्ण मंच बन गया, ठीक है। राष्ट्रसंघ की इसमें समझाने लायक नहीं, इसलिए समझा नहीं रहा हूँ आपको, जो समझाने लायक आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। साथ साथ कहानी की तरफ पढ़ते चलते हैं, सब याद होता चला जाएगा आपको, एकदम ध्यान से सुनिए। राष्ट्रसंघ की अगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो थोड़ा मैनेज कर लेना, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, तभी मैं आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोला लेट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। राष्ट्रसंघ की मुख्य जिम्मेदारी युद्ध टालना मानी गई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोप में तथा यूरोप के बाहर भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए। जैसे यूरोप की
पूर्वी साम्राज्य ध्वस्त हुए तथा नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। ठीक है, आपको ये ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है जहाँ तक मेरी उम्मीद है, कुछ दिया नहीं है ज़्यादा कुछ। यूरोप के जो अनेक देश है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में आवासीय बस्तियां थी। इन आवासीय बस्तियों में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ हो गए। इन आंदोलनों ने यूरोपीय राष्ट्रों के वर्चस्व के सम्मुख बड़ी चुनौती दी। ठीक है, बड़ी चुनौती दी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति प्रस्थापित करने हेतु संघराष्ट्र का निर्माण हुआ। प्रथम जो विश्व युद्ध था उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए क्या हुआ, राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, परंतु राष्ट्र संघ युद्ध रोकने में सफल नहीं रह पाया। ठीक है, राष्ट्र संघ जो था, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, अब उसके बाद सभी ने क्या सोचा, जो युद्ध है वह नहीं होना चाहिए, इसके लिए राष्ट्र संघ का क्या किया गया, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। लेकिन राष्ट्र संघ ने क्या किया, वो जो आंदोलन था वह रोकने में सफल नहीं हो पाया। जर्मनी, इटली, स्पेन आदि देशों में तो तानाशाह व्यवस्था अस्तित्व में आई। इन सभी घटनाओं की परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में हुई। ठीक है, अब ये जो परिणति थी वो क्या हुई, द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ और कब से स्टार्ट हुआ, चलिए पढ़ते हैं पहले। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ, वर्ष 1939 से 1945 यानी 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक संहारक सिद्ध हुआ। ठीक है, इसमें ज़्यादा नुकसान हुआ। वह अधिक व्यापक तो था ही, परंतु इस युद्ध में अधिक उन्नत तकनीकी का उपयोग किया गया था, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, ऐसा परमाणु बम्स, ये सब का। ठीक है, अधिक मतलब जो आधुनिक वेपन्स थे वह सब का क्या किया गया था, उपयोग किया गया था इस द्वितीय विश्व युद्ध में। युद्ध में सहभागी हुए राष्ट्रों पर फिर एक बार आर्थिक संकट टूट पड़ा। ठीक है, अब युद्ध जब होगा तो आर्थिक संकट टूटेगा ही। आर्थिक संकट यानी क्या, जो ये जो देश शामिल है, मान लीजिए भारत की इकोनॉमी, इसको क्या करते हैं, आर्थिक व्यवस्था, मानने भारत में कितना पैसा है, ये सब मतलब वहाँ पर आर्थिक संकट टूट गया, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि हुई युद्ध के कारण। ठीक है, इसके वजह से। चलिए पढ़ते हैं इसमें द्वितीय विश्व युद्ध जो था इसमें कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे। मित्र राष्ट्र में आएगा ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, भारत, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका। ठीक है, और अक्ष राष्ट्र में क्या आएगा, जर्मनी, जापान और इटली। ये आपको बस इतना करना है, क्या याद है अच्छे से, कैसे भी करिए, रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे आपको याद होता है ये याद करने की आपको आवश्यकता है। यह मेन पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध का, कब से स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ और कौन कौन से राष्ट्र उसमें शामिल थे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का महत्वपूर्ण सहभाग था। अमेरिका के अणुबम का निर्माण किया था। अमेरिका ने क्या किया था, अणुबम का निर्माण किया था। युद्ध समाप्त होने के लिए अमेरिका ने जापान पर क्या किया, हिरोशिमा तथा नागासाकी, इन दो शहरों पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को अणु बम गिराए। ठीक है, अणु बम, परमाणु बम, आप हिरोशिमा नागासाकी का ये धमाका आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो क्या किया अमेरिका ने, उन पर क्या किया, यह 6 और 9 अगस्त को क्या किया, अणु बम गिराया। यूरोप में जर्मनी की हुई हार के बाद तथा एशिया में जापान की हार के बाद द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में विश्व स्तर पर जो घटनाएं घटी उनमें एक महत्वपूर्ण घटना शीत युद्ध का क्या हुआ, शीत युद्ध। अब देखिए, अब दो जो थी वह द्वितीय विश्व युद्ध और पहला विश्व युद्ध, वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। और क्या हुआ, अब शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। वर्ष 1945 से 1991 तक प्रदीर्घ समय शीत युद्ध से व्यापक था। इस कालखंड के कुछ परिवर्तन की हम समीक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो अभी देखिए आधा चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। ठीक है, अब इसका जो आगे का चैप्टर है, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो बताना, मैं फिर से क्या समझाऊँ आपको, ये समझ जाना चाहिए आपको, कुछ इसमें समझने लायक था ही नहीं। ठीक है, इसका जो आगे चैप्टर था मैं उसमें भी थोड़ा रिवाइज़ करा दूंगा। ठीक है, अभी ये देखिए शीत युद्ध जो वीडियो का अगला पार्ट है उसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक बस हो गया, काफ़ी बड़ा वीडियो बन चुका है वैसे भी इसका। जो अगर आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो चाहिए तो जाकर कमेंट करना तुरंत। ठीक है, कमेंट करोगे मैं तभी बताऊँगा। कम से कम अगर 15 लोगों के कमेंट आते हैं तो मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो जो है वह सेपरेट बना दूँगा। और इसके क्वेश्चन आंसर जो मेन है उसको भी आपको बताऊँगा, महत्वपूर्ण जो
एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसा कुछ, या ऐसा नहीं बोलूँगा आएंगे ही आएंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता कि आएंगे ही। यह जो मतलब इम्पोर्टेंस है वह आपको 10वीं में भी मतलब इस प्रकार का कुछ रहेगा, वह सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करोगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो मिलेगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करते हो तो भी हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मोटिवेशन मतलब समझ लीजिए एक अंदर से अजीब सी ताकत का निर्माण होता है, जिससे अगला चैप्टर बनाने की इच्छा होती है, ठीक है। चलिए, अगला चैप्टर अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। शेयर बहुत मेन चीज़ है, शेयर करोगे तो वीडियो पे व्यूज़ आएंगे तो और भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा, और भी चैप्टर्स लेके आऊँगा, मैथ्स के ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है। सब कुछ लेके आऊँगा वीडियो पर, अगर व्यूज़ आना शुरू हो गया तो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके ही आ रहा हूँ, वैसे लगातार लेके आ रहा हूँ। 10th का बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिलता। 10th के लोगों के लिए भी जो छात्र हैं उनके लिए भी बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करोगे तभी अगला वीडियो आपके मोबाइल पर उसका क्या होगा, नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। इसलिए मोबाइल को क्या करो, लो और जल्दी से सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब करके जो घंटा है उसको भी दबा लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, अगली वीडियो आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाएगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए।